नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ के कुछ क्वेश्चंस जो केस स्टडी के हैं और अब सीबीएसई के करिकुलम में इंक्लूड कर दिए गए हैं। जो चैप्टर है वो हमारे पास है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है सेल डिवीजन से रिलेटेड और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं पहले से। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इन मियोसिस। तो मियोसिस के केस में कितनी डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं ये आपको बताना है। तो डॉटर सेल्स जो फॉर्म होती हैं दे आर 4। ठीक है। माइटोसिस के केस में अगर पूछा था तो माइटोसिस के केस में 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन इज ऑल्सो टर्म्ड एज सोमैटिक डिवीजन। किसको सोमैटिक डिवीजन कहा जाता है? तो माइटोसिस को सोमैटिक डिवीजन कहा जाता है। विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन सेल डिवीजन। रिडक्शन सेल डिवीजन किसको कहा जाता है? तो रिडक्शन सेल डिवीजन कहा जाएगा मियोसिस को। आपको पता होगा मियोसिस के केस में जो क्रोमोसोम होता है वो हाफ हो जाता है ऑफ स्प्रिंग्स पे जाके। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे? रिडक्शन सेल डिवीजन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, माइटोसिस हैज़ हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फेजेस। तो माइटोसिस में कितने डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं? तो देर आर 5 डिस्टिंक्ट फेजेस इन केस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, इन केस ऑफ माइटोसिस कौन कौन से होते हैं? प्रोफेज होते हैं, मेटाफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है और टेलोफेज होता है। तो ऐसे 5 डिस्टिंक्ट फेजेस आपको माइटोसिस के केस में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, इन विच सेल डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ। तो अभी हमने आपको बताया था क्रोमोसोम किस में हाफ हो जाते हैं, तो मियोसिस के केस में हाफ हो जाते हैं और माइटोसिस के केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पैराग्राफ अगला है, ऑब्जर्व द डायग्राम। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है, आपको बोर्ड्स में भी ऐसा डायग्राम दिया जा सकता है और पूछे जाएंगे उससे एमसीक्यूज़। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू जो इससे रिलेटेड पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो किसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए है और प्लास्टिड्स के पास भी खुद का डीएनए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ दी एबव हो जाएगा। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको हम लिख देते हैं क्योंकि कई बार कई चीज़ें पूछ ली जाती हैं इसमें से। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, ठीक है, न्यूक्लिक हो जाएगा और क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, और अगर आरएनए होगा तो डी उसमें से हट जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। दिस इज़ द फिगर ऑफ एच। फिगर बना था, किसका फिगर था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर था। बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, आपको फिगर्स तो याद ही होने चाहिए कि फिगर किसका है। तो दिस इज़ द फिगर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड देख लेते हैं, इट्स इनर मेम्ब्रेन इज़ फोल्डेड। अब जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? फोल्डेड होती है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी है? फोल्डेड है। ठीक है, अब ये फोल्डेड मेम्ब्रेन क्यों है? फोल्डेड इसलिए होती है क्योंकि अगर मेम्ब्रेन फोल्डेड होगी तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा? जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब एटीपी क्या होता है? तो एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट और यही यूनिट होती है या एनर्जी करेंसी होती है सेल की, ये भी आपको पता होना चाहिए। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, करेंसी होती है यही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नॉट प्रेजेंट। तो अबव ऑर्गेनल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया किसमें एब्सेंट होता है ये आपको बताना है। तो प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनिमल में भी होता है, फंजाई में भी होता है, सिर्फ बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मेनली उनमें होता है जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है तो इसमें एब्सेंट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको और क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि एनर्जी जनरेशन में मदद करता है। किचन किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। ठीक है, प्लास्टिड्स आपको पता होंगे 3 तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर पार्ट सी, मतलब तीसरा सवाल है ये केस स्टडी का। देखिए इसमें क्या कहा गया, एक आपको सिंपल सा पैराग्राफ दिया गया, इस पैराग्राफ पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है,
इस पैराग्राफ को थोड़ा सा देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ द सेल वाज मेड पॉसिबल थ्रू इन्वेंशंस ऑफ माइक्रोस्कोप। आपको पता है माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से ही सेल का इन्वेंशन हो पाया। द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम बाय इंग्लिश फिजिसिस्ट रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। वही चीज़ पहले क्वेश्चन में पूछी गई है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ही मेड थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क एंड लाइकेंड द बॉडी पार्टीशन। ऐसी ऐसी बातें कुछ करी हैं। हाउएवर व्हाट हुक एक्चुअली सॉ वाज द डेड सेल वॉल्स ऑफ प्लांट सेल। तो सेल वॉल किसकी सेल वॉल हुक ने सबसे पहले खोजी थी? डेड सेल की, ठीक है, या डेड प्लांट सेल की है सेल वॉल इन्होंने, यह कह सकते हैं सेल की खोज करी थी इन्होंने, ठीक है। द सेल वॉल्स ऑब्जर्व बाय हुक गेव नो इंडिकेशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स फाउंड इन लिविंग सेल्स। अब यहाँ पे कहा गया द फर्स्ट मैन टू विटनेस अ लिविंग सेल। जो लिविंग सेल सबसे पहले डिस्कवर करी है, किसने डिस्कवर करी है? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर करी है 1674 में। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। हु डिस्कवर्ड दी सेल? तो पहले अगर सेल की बात करी जाए तो सबसे पहला सेल डिस्कवर किया है 1665 में रॉबर्ट हुक ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। और इन्होंने कौन सा सेल डिस्कवर किया था? तो डेड सेल डिस्कवर किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर, किस में डिस्कवर किया था? कॉर्क में, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ विच डज नॉट फॉलो सेल थ्योरी। इनमें से सेल थ्योरी कौन फॉलो नहीं करेगा, ये पूछा गया है। तो सेल थ्योरी कौन फॉलो नहीं कर। नेक्स्ट कहा गया हु गेव सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी? तो श्वान एंड शिल्डियन ने सेल थ्योरी दी थी। और ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सेल थ्योरी को एक्सपैंड किसने किया था? हु एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा और हम लोग एक आंसर को पिन भी कर देंगे, ठीक है। सेल थ्योरी को एक्सपैंड किसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 4, सेल थ्योरी दी किसने थी? शिल्डियन एंड श्वान ने दी थी। अपैरेटस विच इज़ यूज टू मैग्नीफाई इमेज। तो इमेज को मैग्नीफाई बड़ा करने के लिए जो अपैरेटस यूज़ होता है वो टेलीस्कोप नहीं है, पेट्री डिश नहीं है, पेरिस्कोप नहीं है, क्या है? माइक्रोस्कोप इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो इसका है बी पार्ट का वो है हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल। तो लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? तो लिविंग सेल डिस्कवर किया एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी है। यहाँ पे देखिए एक आपको प्रोसेस दिया गया है। प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, पार्ट डी है मेनली, ठीक है। तो प्रोसेस में दिया गया मम्मी केप्ट ग्रेन्स इन द वेसल एंड पोर्ड वाटर इनटू इट एंड लेफ्ट इट फॉर होल नाइट। नेक्स्ट डे आई फाउंड दैट द वाटर हैड बीन सोक्ड बाय द ग्राम्स, ठीक है। तो ग्राम जो था उसमें वाटर भर गया। व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑस्मोसिस, सेकंड ऑप्शन इज डिफ्यूजन, थर्ड ऑप्शन इज फैगोसाइटोसिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज एंडोसाइटोसिस। तो देखिए जो पहला प्रोसेस होगा ये क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे हम लोग ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए थ्रू विच वाटर एंटर्स इनटू द ग्राम। तो वाटर जो है वो ग्राम में कैसे एंटर कर रहे हैं, किस वजह से एंटर कर रहे हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंटर करते हैं, ठीक है। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पर। नेक्स्ट इज पार्ट 3, इसमें कहा गया व्हाट हैपेंस इफ़ द स्वेल ग्राम केप्ट इन सनलाइट। अब देखिए अगर स्वेल जो ग्राम था उसको अगर सनलाइट में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम जो है वो फिर से श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। ग्राम फिर से पिचक जाएंगे, उसमें जो वाटर बाहर निकल आएगा। नेक्स्ट कहा गया है दिस शोज़ दैट। अब ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ रिजिड, प्लाज्मा नॉन लिविंग या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये फ्लेक्सिबल है, मतलब इससे चीज़ें एंटर भी कर सकती हैं और एग्जिट भी कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पार्ट 5। फिफ्थ पार्ट में क्या कहा गया, व्हाट हैपेंस इफ़ द रेजिन इज़ केप्ट इन वाटर। तो रेजिन को अगर वाटर में रख देंगे तो रेजिन आपको पता होगा स्वेल हो जाएगी, वाटर इसके अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 20 क्वेश्चंस थे जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे हमारे पास, ठीक है। तो बाकी और क्वेश्चंस हम लोग बहुत जल्दी ही आपके लिए लाते रहेंगे और चैप्टर्स के। टिल देन जुड़े रहिए हम लोग के साथ में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।